हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में एक इंट्रोडक्शन यानी एक परिचय का क्लास हो गया है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इस प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी जो त्रिभुज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पे, कोण के आधार पे, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि ये सारी चीज़ें आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, पर क्या फिर भी क्या है, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा दिए, ताकि जो नहीं पढ़े होंगे वो पढ़ लेंगे और जो पढ़े होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बेसिकली आज से ही हमारा क्या है, वो हमारा जो क्लास 10th का त्रिभुज का जो सिलेबस है वो स्टार्ट होगा आज क्लास से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लास 10th में जो पढ़ना होता है वो क्या है, समरूप आकृति और सर्वाक्षम आकृति। इन दोनों आकृतियों के बारे में पहले हम समझेंगे। चलिए समझते हैं। पहला आकृति क्या समझना है, सर्वाक्षम आकृति। सर्वाक्षम सर्वाक्षम आकृति। और दूसरा जो है हमारा है वो है समरूप आकृति। समरूप आकृति आकृति सर्वाक्षम आकृति, समरूप आकृति, ये दोनों आकृति होता क्या है, एक इसको मान लीजिए, दो है ये। पहले हम सर्वाक्षम आकृति चलते हैं। जिस या जो दो आकृति या जिस जिस दो आकृति आकृति के शेप मतलब के आकार, आकार का हिंदी में क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, शेप। जिस दो आकृति के आकार तथा यानी शेप तथा अमाप, अमाप, अमाप मतलब होता है साइज। शेप SEP होता है। शेप और साइज दोनों दोनों बराबर हो, बराबर हो, बराबर हो, वे आकृतियां वे आकृतियां वे आकृतियां वे आकृतियां सर्वाक्षम आकृतियां कहलाती हैं। सर्वाक्षम आकृति कहलाती है। सर्वाक्षम आकृति कहलाती है। आकृति कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देख लीजिए, ऐसा कोई त्रिभुज होगा, कोई त्रिभुज जो शेप और साइज दोनों में एकदम एग्जैक्ट बराबर हो। ठीक है, अर्थात ये भुजा बराबर ये भुजा होगा, ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर होगा, और ये भुजा बराबर होगा इस भुजा के। अर्थात दोनों का शेप और साइज दोनों क्या है, सेम हो। आकृति तो देखिए, इसमें शेप तो आकार तो सेम है, ये भी त्रिभुज है ये भी त्रिभुज है। ठीक है, दोनों का आकार सेम है, ये भी त्रिभुज ये भी त्रिभुज, पर दोनों का इसमें साइज भी सेम है। मतलब अमाप, जो हिंदी में आमा बोला जाता है, अमाप, साइज। साइज मतलब जानते होंगे, बड़ा या छोटा। तो क्या है, बड़ा छोटा नहीं होता है, क्या इसमें क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हम ये आपको डैश का साइन दिए हैं कि ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा। मतलब इस त्रिभुज के तीनों भुजा इसके संगत तीनों भुजा के बराबर होगा। ये आकृति क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपको सर्वाक्षम आकृति। इसका नाम दे देते हैं ABC, इसका नाम देते हैं MNP। इसका नाम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि ट्रेंगल ABC। सर्वाक्षम, सर्वाक्षम का साइन होता है किसका, देखिए पहले हिंदी में देते हैं। सर्वाक्षम, सर्वाक्षम है, इसका सर्वाक्षम है ट्रेंगल MNP के। ठीक है, या इसे लिख सकते हैं आप, सिंबल का इस्तेमाल कीजिएगा, ट्रेंगल ABC। ट्रेंगल ABC क्या है, सर्वाक्षम का साइन ही होता है, बराबर देख करके ऊपर से ये वाला साइन। ठीक है, ये आपका सर्वाक्षम का साइन ट्रेंगल MNP इस तरह से होगा।
सर्वाक्षम ये क्या है, सर्वाक्षम का साइन है, इसलिए इसको हम पहले हम सर्वाक्षम इतना लिख दिए हैं, उसके बाद सिंबल का इस्तेमाल करके भी लिख दिए हैं। इसी प्रकार से यदि आप दूसरा, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, यदि आप दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें तो ये इस तरह से हो जाएगा। कोई ले लीजिए, क्या है, आयत को ले लीजिए, आयत, ये आयत और ये आयत, ठीक है। ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा जानते होंगे, पर ये भुजा बराबर होगा ये भुजा के, मतलब इसके भुजा के ये बराबर होगा और ये भुजा इसके बराबर होगा। इसी प्रकार ये भुजा इसके बराबर तो रहेगा ही, ये भुजा भी इसके बराबर रहेगा, यानी ये दोनों भुजा भी क्या है, बराबर होंगे। अर्थात हम बोल सकते हैं, इसका नाम ले लीजिए कुछ, ए बी सी डी, और इसका हो जाएगा एम एन ओ पी। अगर यहाँ लिख सकते हैं कि आयत, आयत ए बी सी डी सर्वाक्षम है, सर्वाक्षम, सर्वाक्षम है आयत एम एन ओ पी के। ये सिंबल के रूप में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे कि ए बी सी डी सर्वाक्षम है एम एन ओ पी के, एम एन ओ पी के, ठीक है। इस तरह से सर्वाक्षम आकृति क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सर्वाक्षम आकृति मतलब वैसे आकृतियां जिसके शेप और साइज दोनों क्या हो, सेम हो, एकदम एग्जैक्ट, जस्ट ट्रू कॉपी हो, फोटोकॉपी हो, वो क्या कहलाएगा आपको सर्वाक्षम आकृति। सर्वाक्षम आकृति समझ गए। अब क्या हम समझेंगे, अब हम समझेंगे समरूप आकृति। चलिए, समरूप आकृति जिस दो आकृति के, जिस दो आकृति के आकार मतलब इसका शेप, आकार मतलब इसका शेप, इंग्लिश में शेप, जिस दो आकृति का आकार बराबर हो या सेम हो, समान हो, आकार समान हो, समान हो परंतु जो अमाप होता है, जो अमाप जो होता है मतलब जो इसका साइज जो होगा, साइज, वह साइज परंतु अमाप बराबर ना हो, बराबर नहीं हो, नहीं हो, समझिए। समरूप आकृति वैसा आकृति जिसका आकार शेप तो सेम होगा, जो त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज रहेगा, ये चतुर्भुज है तो ये भी चतुर्भुज रहेगा, ये वर्ग है तो ये दूसरा भी वर्ग होगा, पर उसका आकार बड़ा छोटा करते हैं, उसका आमाप बड़ा छोटा हो सकता है, मतलब उसका साइज जो है बड़ा या छोटा हो सकता है। सर्वाक्षम में क्या होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, शेप और साइज दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम के सेम होता है, मतलब जस्ट फोटोकॉपी होता है। पर इसमें क्या है, एक छोटा मियाँ एक बड़ा मियाँ, मतलब जस्ट सेम से, ये पेन है, इतना पेन है, एक और इसी के सामने इतना बड़ा पेन ला लीजिए, दोनों तो है तो पेन ही सेम आकार का, लेकिन आकृति जो मतलब साइज जो क्या है अलग अलग है, शेप तो सेम है दोनों का जो पेन है, तो क्या कहलाएंगे, समरूप आकृति। एग्जाम्पल तौर पर इसका लिख सकते हैं हम। एग्जाम्पल पहला देखिए, ये त्रिभुज लीजिए, इतना बड़ा त्रिभुज, ठीक है, और ये कितना बड़ा त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज ही है, लेकिन इसका दोनों शेप, दोनों का शेप देखिए दोनों सेम है, ये भी त्रिभुज ये भी त्रिभुज, पर इसका जो साइज है दोनों अलग अलग है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ऐसी आकृतियां क्या कहलाती है, समरूप आकृति कहलाती है। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, इसका एम एन ओ। चलिए, इसको लिख सकते हैं हम कि ट्रेंगल, ट्रेंगल एबीसी, ट्रेंगल ए बी सी समरूप हैं, समरूप हैं, समरूप है ट्रेंगल एम एन ओ के, या इसी को सिंबल में लिख सकते हैं, बराबर सिंबल में लिखेंगे, इसको हम लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, ट्रेंगल ए बी सी। समरूप का साइन जो होता है कुछ इस प्रकार होता है, सर्वाक्षम है ना, सर्वाक्षम में देखिए साइन क्या है, बराबर का साइन, ऊपर से ये वाला जो साइन होता है, लेकिन समरूप में क्या साइन होता है, सिर्फ इसका साइन होता है ये, और ट्रेंगल एम एन ओ, ये आपका हो जाएगा सिंबल। दिख रहा है सही से, अरे यार सही दिख भी नहीं रहा, नहीं, चलिए इसको ऐसा लिखते हैं, ट्रेंगल ए बी सी सर्वाक्षम है ट्रेंगल एम एन ओ के। अब दिख रहा होगा, चलिए अब दिख रहा है। तो
तो ये जो सिंबल क्या है आपका, क्या है ये, समरूप है, समरूप का साइन है। ट्रेंगल एबीसी समरूप है ट्रेंगल एमएनओपी के, ठीक है। मतलब सर्वाक्षम का चिन्ह ये होता है इस तरह से जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और समरूप का चिन्ह क्या होता है, इस तरह से। आपको समरूप और सर्वाक्षम के चिन्ह भी अलग अलग समझ में आ गया होगा, देख लिए होंगे। और दोनों आकृति में क्या अंतर होता है ये भी समझ में आ गया। इसका एक है, एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लीजिए। एक क्या है, वर्ग ले लेते हैं, एक छोटा सा वर्ग, इसी पे वो क्या है, बड़ा सा वर्ग। कितना बड़ा वर्ग, ये वर्ग नहीं कुछ और बन जाएगा, आयत बन जाएगा। ये तो हमको प्रॉपर वर्ग लेना है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। लगभग वर्ग बने, ऐसे तो प्रॉपर वर्ग बनेगा नहीं, पर क्या है, कोशिश करेंगे प्रॉपर वर्ग बनने के लिए हम अपना अपना वर्ग। ए बी सी डी नाम लिखना चाहेंगे और इसके लिखेंगे पी क्यू आर एस, ए बी सी, और ये जाएगा आपका डी। इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी सी डी समरूप है, समरूप है, समरूप है, किसके समरूप है, पी क्यू आर एस के, पी क्यू आर एस के। या इसको अगर सिंबल का इस्तेमाल करके लिखेंगे तो ये होगा कि ए बी सी डी समरूप है पी क्यू आर एस के, इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम समरूप आकृति और सर्वाक्षम आकृति दोनों आकृति का समझ लिए, दोनों का एग्जाम्पल भी देख लिए और दोनों का जो सिंबल होता है वो भी देख लिए। बेसिकली जो आप सर्वाक्षम आकृति है, इस आकृति को आप क्लास 9th में अच्छे तरह से पढ़ चुके होंगे। जो क्लास 10th का जो सिलेबस आपका है वो बेसिकली आपको समरूप आकृति, इस पे सारा बेस्ड है, सारा प्रूफ सारा नियम क्या है इसी पर रहेगा, समरूप आकृति के बारे में ही रहेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम शार्ट हट जाते हैं, आप लोग वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए। चलिए, वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि समरूप आकृति और सर्वाक्षम आकृति, यदि इन दोनों आकृति का आप जान गए, इसका मतलब क्या है, आप प्रश्नावली 6.1 को आप बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं, ठीक है, उतार लिया इसको। चलिए, चलिए अब क्या, हम अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तब क्या करेंगे, हम इसी कॉन्सेप्ट पे जो प्रश्नावली 6.1 है उसका सोल्यूशन करेंगे। तो मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं। आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। दोनों में अंतर सिंपल इतना दिमाग में रखिए कि सर्वाक्षम आकृति जो जस्ट फोटोकॉपी हो, इसका शेप और साइज दोनों बराबर हो, और समरूप आकृति अर्थात उसका शेप तो सेम होगा पर साइज अलग अलग हो सकता है। मतलब शेप तो सेम होगा पर बड़ा छोटा हो सकता है, मतलब साइज अलग अलग हो सकता है। ये आपका सर्वाक्षम और समरूप में अंतर होता है। बेसिकली आपको समरूप ही पढ़ना है तो उतना दिक्कत होगा नहीं। चलिए, अब क्या हम प्रश्नावली 6.1 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये रहा, देखिए प्रश्नावली 6.1 के जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे दिया गया, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रश्नावली 6.1 के, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यहां दिया गया है रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए मतलब बीच में कुछ रिक्त स्थान उसको भरने का रहा है। कैसे भरेंगे, जो ब्रैकेट में कोष्टकों मतलब क्या, तो ब्रैकेट जो दिया गया है उसमें जो भी शब्द दिया गया है उसका इस्तेमाल करते हुए। चलिए करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, सर्वाक्षम होते हैं या समरूप होते हैं। सभी वृत्त, वृत्त मतलब क्या होता है, ये जो गोला होता है। बोल रहा है सभी वृत्त, दुनिया में इतना भी वृत्त है, बड़ा बड़ा भी छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा वृत्त हो सकते हैं, ठीक है। तो सभी वृत्त क्या समरूप सर्वाक्षम होंगे। सर्वाक्षम आकृति कैसा आकृति होता है, जिसका शेप और साइज मतलब ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा। ये क्या होता है, दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये एक सर्वाक्षम आकृति है। पर बोल रहा है सभी वृत्त मतलब दुनिया में जितना भी वृत्त है वो क्या है, क्या इसी पर इसी आकृति रहेगा, इसी आकार का रहेगा, ये तो संभव है नहीं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा बड़ा वृत्त हो सकते हैं। तब क्या कहेंगे हम, देखिए वृत्त सर्वाक्षम तो नहीं हो सकते हैं सभी वृत्त, पर समरूप हो सकते हैं। जैसे हम वृत्त बोलेंगे, वृत्त मतलब क्या है, बोलेंगे तो गोल गोल ही पारे के हैं, इस तरह से बढ़ेंगे, भले वो
एक वो बड़ा पा रहे हैं या छोटा पा रहे हैं या बुच्चिक पा रहे हैं या पूरा बड़ा वो पूरा बोर्ड इतना पा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसका आकृति यही रहेगा, उसका जो शेप है वो क्या है, वृत्ताकार ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। उसका आकार यानी साइज चेंज हो सकता है। और ऐसा कौन सा आकृति में होता है, इसका शेप सेम हो पर साइज अलग अलग हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समरूप आकृति। इसमें क्या होगा, सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप आकृति हो सकते हैं पर सर्वाक्षम नहीं। क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। यहां हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे समरूप, समरूप, ठीक है, यहां समरूप लिखा आएगा। उसी प्रकार से सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वाक्षम, उसमें वही फंडा पड़ेगा कि हो सकता है वर्ग, तो वर्ग एगो देखिए छोटा वर्ग भी हो सकता है, इतना बड़ा वर्ग भी हो सकता है, या एगो इतना बड़ा वर्ग भी हो सकता है, देखिए तो दोनों अलग अलग है। लेकिन इसका जो शेप है, मतलब जो इसका आकार है वो क्या है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो ये भी वर्गाकार है तो ये भी वर्गाकार है, पर साइज अलग अलग हो सकते हैं, मतलब एगो बड़ा है एगो छोटा है। ऐसा कौन सा आकृति में होता है, इसमें शेप सेम हो पर साइज अलग अलग हो सकते हैं, वो क्या कहलाता है, समरूप। क्या बोलेंगे, दूसरा भी क्या होगा हमारा, समरूप होगा, तो ये भी क्या होगा, समरूप, समरूप, ये भी समरूप आकृति होगा। दूसरा भी लिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ऐसे, समरूप, हाँ चलिए सही है, बोर्ड पे प्रॉपर दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए दो समरूप हो गया। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है, बोल रहा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। बोल रहा है कि कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी, चाहे आप लोग त्रिभुज के बहुत से प्रकार समझे हैं, पढ़े हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। बोल रहा है ऐसा कौन से त्रिभुज के प्रकार होंगे जो क्या है, हमेशा समरूप होंगे। तो देखिए विषमबाहु तो लेकिन ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, इस तरह से ये बराबर, ये अलग, इसका साइज अलग होगा, इसका साइज अलग होगा, इसका साइज अलग होगा, मतलब ये 5 4 9, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, कोई ऐसा लिख देगा, ये भी, ये 4 9 10 है तो एक त्रिभुज ही, ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। देखिए ना इसका शेप सेम है ना ही साइज, मतलब शेप भी देखिए त्रिभुज तो है, लेकिन क्या है, इसका बड़ा एक, इसका इधर, मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है, परंतु ये क्या प्रॉपर एकदम एक शेप के लग रहा है आपको, प्रॉपर एक नियर नहीं लग रहा है, एक नियर, क्योंकि ये क्या है, इसका 4 5 9 है, इसका 4 9 10 है, और दोनों आकार भी अलग है। इसका मतलब विषमबाहु त्रिभुज हमेशा कभी भी समरूप नहीं हो सकता है, अलग अलग आकृति हो सकता है, रहेगा त्रिभुज, तीन भुजाओं से ही घिर के बना हुआ रहेगा, लेकिन आकृति अलग अलग बन सकते हैं विषमबाहु में। इसी तरह से समबाहु त्रिभुज देखिए, समबाहु त्रिभुज देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या होगा, एगो बड़ा, दो गो बड़ा बड़ा, एगो छोटा, या तो ऐसे हो सकता है या एगो ऐसे भी हो सकता है, ये दोनों बराबर रहेगा, ये दोनों बराबर रहेगा, ये दोनों बराबर रहेगा, ये दोनों बराबर रहेगा। अच्छा इसमें देखिए है दोनों समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु ये भी समबाहु, लेकिन क्या आपको सेम आकृति नहीं लग रहा है तीन भुजा रेखा खंडों से ही घिर के बना हुआ है, ये मतलब तीन भुजाएं इसमें है, पर फिर भी ये समरूप नहीं है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट सेम आकृति नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें कुछ और एंगल बनाएगा, इसमें और कुछ और एंगल बना देगा, ये थोड़ा सा लंबा ऊंचा है, ये क्या पूरा चौड़ा फैला हुआ है। तो हर एक समद्विबाहु त्रिभुज भी कभी भी समरूप नहीं हो सकते हैं, ये संभव नहीं है। पर एक और जो पढ़े होंगे आप, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या है, हमेशा तीनों भुजा क्या है, बराबर हो, इसका 4 है तो इसका 4 है, इसका 4। इसी प्रकार से अगर कोई भी कितना ही बड़ा लीजिएगा आप, समबाहु त्रिभुज का लिखिए, लीजिएगा कितना भी बड़ा समबाहु त्रिभुज लीजिए, इसका 20 तो 20 तो इसका भी 20, क्यों 20 होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज के तीनों भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो, तो तीनों भुजा क्या आपस में बराबर, देखिए तो सेम आकृति दिख रहा है आपको, प्रॉपर सेम आकृति, इसको कैसे पारिएगा तो पक्का आपको ये एग्जैक्टली सेम के सेम ही आएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि सभी त्रिभुजों के प्रकार में से एक समबाहु त्रिभुज, मतलब सभी प्रकारों में से एक प्रकार है जो कि समबाहु त्रिभुज ही है, जो हर बार, मतलब सभी समबाहु त्रिभुज क्या है, हमेशा एक समरूप होगा, मतलब एकदम शेप में एकदम बिल्कुल सेम हो सकता है, पर साइज अलग अलग हो सकता है, साइज देखिए वो बड़ा हो गया वो छोटा हो गया, साइज अलग अलग हो सकता है, पर क्या है, शेप हमारा सेम होगा। ये क्या है, सिर्फ समबाहु त्रिभुज में ही हो सकता है, समद्विबाहु और विषमबाहु में नहीं, ठीक है, समबाहु में। तो यहाँ क्या बोल रहा है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सॉरी सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समद्विबाहु तो यहाँ होगा नहीं, क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज लिखेंगे, यहाँ पे, यहाँ कहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा, ठीक है,
बाहु समबाहु, ठीक है, लिखा गया, नहीं दिखा रहा ऐसे। समबाहु दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कि समरूप समरूप समबाहु त्रिभुज, अब क्या देखिए पूरा पढ़िए तो, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि अभी 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 आपको समझाए हैं, ठीक है। चलिए मिटा दे इसको, मिटा देते हैं। अगला क्या हमारा है, अगला हमारा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, भुजाओं की समान मतलब ऐसा कोई भी आकृति इसके भुजाओं का समान हो, ठीक है। ये त्रिभुज हो त्रिभुज, चतुर्भुज हो चतुर्भुज, मतलब तीन भुजा से रहेगा गिरा हुआ तो त्रिभुज हो जाएगा, चार भुजा से चतुर्भुज हो जाएगा, पांच भुजा से पंचभुज हो जाएगा, छह भुजा से षष्ठभुज हो जाएगा, मतलब कोई भी आकृति हो पर समान भुजा से दोनों आकृति बना हुआ। अगर त्रिभुज हो तो ये भी त्रिभुज, ये चतुर्भुज है दूसरा भी चतुर्भुज, अगर पहला षष्ठभुज है तो दूसरा भी षष्ठभुज, यदि पहला पंचभुज है तो दूसरा भी पंचभुज, ऐसा होना चाहिए। मतलब दोनों दोनों आकृति क्या है कि दोनों आकृति के जो भुजाओं है क्या है संख्या में समान होना चाहिए, तब दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं, यदि पहला में क्या होगा कि उनके संगत कोण, उसके संगत कोण क्या हो, कोण हमेशा बराबर हो। समरूप में से कि समबाहु त्रिभुज में देख लीजिए, भले ये हो सकता है ये 10 10 10 का भुजा हो और ये 5 5 5 के भुजा हो, लेकिन इसके बीच में जो भी एंगल बनेगा ये 60 60 का ही बनेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, सारे भुजा बराबर है। इसमें भले ये छोटा त्रिभुज है लेकिन फिर भी क्या है, इसके बीच में भी क्या है, एंगल क्या है, हमेशा बराबर ही रहेगा, ये भी 60 60 के एंगल ही बनाएगा। अर्थात समरूप त्रिभुज में संगत कोण कभी चेंज नहीं होता है, संगत भुजाएं चेंज हो सकती है। ऐसे हो सकता है ये भुजा इससे छोटा है, ये भुजा इससे भी छोटा है, ये भुजा इससे छोटा है, पर जो इसके कोण होंगे वो क्या हमेशा बराबर होंगे। ये कोण इस संगत कोण के बराबर रहेगा, ये कोण इस संगत कोण के बराबर रहेगा, और ये कोण इस संगत कोण के बराबर रहेगा एकदम हमेशा, ठीक है। तो समरूप आकृति का ये भी विशेषता याद रखिएगा कि समरूप आकृति में संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, चाहे कोई भी आकृति हो, चतुर्भुज हो त्रिभुज हो पंचभुज हो षष्ठभुज हो, जो संगत कोण होंगे और यदि वो समरूप आकृति है अर्थात संगत कोण क्या हमेशा बराबर ही होंगे, फिक्स एकदम। चलिए मिटा दीजिए इसको, क्या होंगे हमारा ये, पहला क्या होगा, उसकी भुजाओं का संख्या, सॉरी क्या बोल रहा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनका संगत कोण क्या हो, बराबर हो, यहां पे लिखेंगे बराबर हो, लिखा जाएगा बराबर, बराबर हो, ठीक है। तथा उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजा भी क्या हो, बराबर नहीं समानुपाती हो, क्योंकि कोई एगो बड़ा हो सकता है, सॉरी एगो छोटा कोई एगो बड़ा हो सकता है, इस तरह से त्रिभुज हो सकता है, लेकिन ए बी सॉरी यार ए बी सी, और इसको मान लीजिए क्या मान लीजिए, इसको मान सकते हैं पी क्यू आर। तब देखिए अगर मान लीजिए दोनों त्रिभुज क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, सर्वाक्षम है, सॉरी सर्वाक्षम समरूप है किसके है, ट्रायंगल ए बी सी के। तो इसके जो एंगल है वो तो संगत जो कोण है वो क्या है हमेशा, वो तो बराबर होंगे, पर उसके जो भुजा होंगे वो क्या बराबर नहीं हो, क्योंकि हो सकता है ये 15-15 सेंटीमीटर का हो, ये 15-15 सेंटीमीटर का हो, पर ये हो सकता है कि 6 सेंटीमीटर का हो तीनों। देखिए क्या इसकी भुजा बराबर है, ये समरूप आकृति है, पर क्या इसका भुजा बराबर है, नहीं है, क्योंकि भुजा बराबर हो जाएगा जैसे ही दोनों का भुजा बराबर हो जाएगा, मतलब इसका साइज भी सेम हो जाएगा, और जैसे ही साइज सेम हो जाएगा फिर समरूप से क्या आ जाएगा, सर्वाक्षम बन जाएगा। दरअसल सर्वाक्षम आकृति जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि सर्वाक्षम आकृति जो है वो क्या है, समरूप का ही एक खास रूप है। समरूप आकृति क्या बोलता है, समरूप आकृति बोलता है कि वैसा दो आकृति जिसके शेप तो सेम हो पर साइज अलग अलग हो सकते हैं वो समरूप कहलाता है। और इसी में खास कंडीशन लगा दीजिए कि ठीक है शेप तो सेम होगा पर साइज भी सेम होगा, तो क्या हो जाएगा, एक खास कंडीशन लगा दी, इसमें क्या क्या कंडीशन है कि इसका साइज भी सेम होगा, अर्थात ये क्या बन जाएगा, सर्वाक्षम बन जाएगा। ऐसा बोल सकते हैं कि समरूप भी क्या है, सॉरी सर्वाक्षम आकृति भी क्या है, समरूप का ही एक खास रूप है। जिस तरह से आप लोग जानते होंगे कि जो वर्ग जो होता है वो क्या होता है, एक वर्ग जो है वो क्या है, वर्ग जो है वो एक आयत का खास रूप है, आप लोग जानते होंगे। एक वर्ग जो होता है वो क्या है, एक आयत का खास रूप होता है। एक आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने भुजा बराबर हो, ठीक है, और प्रत्येक का कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। इसमें देखिए आमने सामने भुजा बराबर है, बिल्कुल सही है,
और प्रत्येक कोण भी क्या है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, बिल्कुल सही है। पर इसी में एक खास कंडीशन लगा दिया जाए कि चारों भुजा बराबर हो। जैसे बस थोड़ा सा कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा कर दीजिए कि एक खास कंडीशन लगा लीजिए कि चारों भुजा क्या है बराबर हो, तो अपने आप क्या है ये वर्ग बन जाएगा। सारे प्रॉपर्टी वही रहेंगे, इसमें भी क्या है आमने सामने भुजा बराबर रहेगा, फिक्स है, तुम कंफर्म है, ठीक है। पर अगर चारों भुजा बराबर हो गया और इसे कौन भी 90 डिग्री बराबर करेगा, तो अपने आप क्या है ये, अब ये आयत नहीं है, क्या कहलाएगा, ये वर्ग कहलाएगा, क्योंकि इसमें खास कंडीशन लग गया है कि चारों भुजा क्या है बराबर है। आयत क्या होगा, सिर्फ आयत है, इसमें आमने सामने भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण भी क्या हो 90 डिग्री का हो। तो समझ में आया। सर्वाक्षम आकृति समरूप आकृति का एक खास रूप बोल सकते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आयत है एक वर्ग जो है एक खास रूप है आयत का। समझ आ रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो क्या होगा इसके इस क्वेश्चन में क्या होगा कि इसके भुजाएं क्या होगा बराबर नहीं होगी, क्या होगा समानुपाती होगा। जैसे कि ये 6-15 है, इसकी तो संगत भुजा कितना 6-15 के रूप में होता है, ठीक है। इसके इसके बड़ा समानुपाती मतलब क्या था, अनुपात, दोनों का अनुपात, तो 6:15। उसी प्रकार से दूसरा जो भुजा होगा, दूसरा जो संगत भुजा होगा उसका भी अनुपात क्या हो बराबर रहेगा, अर्थात इसका भी कितना हो जाएगा, देखिए इसका देखिए 6 और ये हो जाएगा 15। उसी प्रकार से अगर इस वाले भुजा को लीजिएगा तीसरे भुजा को, इसका भी क्या हो जाएगा ये ए, और दूसरा क्या हो जाएगा इसके संगत भुजा, मतलब जैसे ऐसे वैसे इधर लेंगे तो संगत भुजा क्या है 15 हो जाएगा यहाँ पे। ये 15 भी क्या है यहाँ पे क्या होगा ये इस तरह का। देखिए तो क्या तीनों का अनुपात बराबर है, और जैसे तीनों का अनुपात बराबर हो इसी को तो समानुपाती बोलते हैं, समान अनुपात। समानुपाती का मतलब ये होता है समान अनुपात, अर्थात जो अनुपात जो सभी अनुपात क्या हो समान हो समानुपाती कहलाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, हमारा आंसर क्या होगा कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे। कब समरूप होंगे, तब समरूप होंगे जब उनके संगत कोण तो बराबर होगा। समरूप के लिए संगत कोण बराबर होना बिल्कुल नहीं अनिवार्य चीज है। और तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो समानुपाती हो। यदि बराबर हो जाएगा संगत भुजा फिर तो क्या होगा, तो सर्वाक्षम आकृति बन जाएगा। पर हमको यहाँ समरूप बोल रहा है, क्या है समरूप आकृति है, इसका मतलब क्या है इसकी भुजाएं क्या है समानुपाती है, बराबर नहीं है, क्या है समानुपाती है। बराबर हो जाएगा तो सर्वाक्षम बन जाएगा, ठीक है, सर्वाक्षम आकृति बन जाएगा। मिटा दे इसको, मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वैसे हम पूरा कोशिश किए हैं कि आपको समझ में आए, समझाएं, और आपको समझ में आया होगा वो तो हम समझते हैं। चलिए, तो अगला क्या होगा हमारा, ये बराबर है, लिख देते हैं से बराबर। चलिए, उनकी संगत भुजा क्या होगा समानुपाती होगा, लिख देते हैं हम समानुपाती। चलिए यहाँ लिखते हैं समानुपाती, दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए सही है, ठीक है। चलिए, हमने जो प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो फिल इन द ब्लैंक्स था, मतलब खाली स्थान को भरने वाला जो था, रिक्त स्थान को जो भरने वाला जो क्वेश्चन था उसको हम कर चुके थे। उम्मीद करते हैं आपको हर एक चीज को हम समझा पाए हैं, समझा के आपको बनाए हैं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अगर यदि आप उतारना चाहते हैं उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको। उतार लिए। अब क्या है इसको मिटाते हैं और हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए देखते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है निम्नलिखित गुणों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। अरे यार, यहाँ पे क्या कहो युग्मो, युग्म मतलब क्या था जोड़ा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे गड़बड़ लिखा गया है, मिस टाइप हो गया यहाँ पे, जो आपको गुमो है ने, ये गुमो नहीं है, ये क्या है यहाँ पे युग्म होगा, युग्म। अगर क्या कहलाएगा, युग्म। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है, जोड़ा, ठीक है। तो क्या है ये युग्म है, ठीक है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण लिखिए। समरूप आकृति ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, मतलब जो आकृति समरूप है जो आकृति समरूप नहीं है, ऐसे ऐसे आकृतियों क्या है उदाहरण आपको देना है। चलिए देते हैं, तो हम लाइन विच ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इंक भी भर लेते हैं क्योंकि शायद आपको दिख नहीं रहा है सही से। इंक भर देंगे तो आपको सही दिखेगा।
युग्म या जोड़ा। दिख रहा है सही से? दिख रहा है, क्योंकि उसमें इंक कम हो जाता है तो लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए, अब क्या है, दोनों को उदाहरण देना है। तो उदाहरण नंबर 1 देते हैं, एग्जाम्पल 1 देते हैं। ऐसी आकृति क्या है, समरूप आकृति का उदाहरण देना है। अर्थात समरूप आकृति, जिस आकृति का शेप क्या हो, सेम हो, पर साइज अलग अलग हो सकता है। मतलब यदि एक वर्ग को हम देते तो प्रॉपर जगह वर्ग, ये वर्ग है, और एक क्या है, बड़ा सा वर्ग है, ये वर्ग है। दोनों क्या है, इसका नाम हो जाएगा ए बी सी डी, इसका नाम हो जाएगा एम एन ओ पी। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि ए बी सी डी समरूप है, किसके समरूप है, एम एन ओ पी के। ठीक है, वर्ग ए बी सी डी, ऐसे कर दीजिए, वर्ग ए बी सी डी समरूप है वर्ग इसके एम एन ओ पी के। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर पहला हो गया। एग्जाम्पल दूसरा हमारा हो जाएगा, ये मान लीजिए क्या लीजिए, हम यहाँ लेते हैं त्रिभुज लेते हैं, क्या, समबाहु त्रिभुज को। तो समबाहु त्रिभुज मतलब एक इतना बड़ा लिख लीजिए, और एक समबाहु लेना है, थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, एक समबाहु त्रिभुज। चलिए, जाएगा हमारा पी क्यू आर, इसका नाम रखते हैं हम एम, पी क्यू आर, तो एम एन ओ। ठीक है, ये हम नाम रख लिए। अब लिख सकते हैं हम कि त्रिभुज ए, सॉरी क्या है, पी क्यू आर है ना, तो त्रिभुज पी क्यू आर ये क्या है, सर्वात्मक समरूप है ट्रेंगल एम एन ओ के। अर्थात पी क्यू आर क्या है, समरूप है एम ट्रेंगल एम एन ओ के। ठीक है, तो ये हमें हम दो उदाहरण दे दिए हैं, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2। जो आकृति क्या है, समरूप है, समरूप आकृति अर्थात वैसी आकृति जिसका शेप तो सेम हो पर साइज अलग अलग हो सकता है। मतलब साइज में बड़ा छोटा हो सकता है पर शेप क्या हो, सेम हो। जैसे कि यहाँ देखिए, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, शेप तो सेम है पर साइज बड़ा छोटा है, ये बड़ा छोटा है, ये बड़ा है, साइज अलग अलग हो गया। उसी प्रकार से इसको देख लीजिए, ये क्या है, साइज शेप तो ठीक है, सेम है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, लेकिन इसके जो साइज है वो क्या है, अलग अलग है। मतलब एक छोटा है, एक बड़ा है। ये हमें समरूप आकृति का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम, समरूप का दे दिए, अब क्या है, वैसी आकृति, क्या बोल रहा है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो, तो कोई भी दो अलग अलग आकृति दे दीजिए। पहला उदाहरण क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल पहला हो जाएगा, एक त्रिभुज बना दीजिए और एक वर्ग बना दीजिए। ठीक, क्या देखिए, दोनों आकृति अलग अलग है, इससे दोनों आकृति अलग अलग, अच्छा दादा ऊपर कर दिए ना। ये हमारा हो जाएगा पी क्यू आर ए बी सी डी। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि ट्रेंगल पी क्यू आर समरूप समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, वर्ग नहीं है, वर्ग ए बी सी डी के। लिख सकते हैं इस तरह से, समरूप नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, समरूप नहीं है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, ये क्या है, एक आयत ले लीजिए, एक आयत, और ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज ले लीजिए, जिसके ये विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये भुजा अलग है, ये भुजा भी अलग है, ये भुजा भी अलग है, तीनों भुजा क्या है, अलग अलग है। ये क्या है, आयत, ये क्या है, ये सामने वाला भुजा बराबर होगा, पर ये भी सामने वाला भुजा क्या है, बराबर होगा। अर्थात बोल सकते हैं हम कि आयत आयत इसका नाम को रख दीजिए, ए बी सी डी, और इसका नाम हो जाएगा पी क्यू आर, नाम रख दीजिए इसका। फाइनली क्या होगा हमारा, आयत ए बी सी डी समरूप नहीं है, समरूप
समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। किसके समरूप नहीं है? ट्रेंगल, ट्रेंगल पी क्यू आर के। यहाँ पे देख लीजिए हाईलाइट कर देते समरूप नहीं है, क्योंकि बोल रहा है समरूप नहीं है कि उदाहरण देने के लिए। ये दोनों समरूप नहीं है कि उदाहरण दे दिए, और ये दोनों समरूप हैं कि उदाहरण दे दिए दोनों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। ठीक है, बस दो दो उदाहरण देना था, एक समरूप आकृति का, एक समरूप आकृति जो नहीं है उसका, दोनों दे दिए। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब क्या हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या करा। ठीक है, चलिए हटाते हैं, कैसे उतार लीजिए इसको। उतार लिए? चलिए उम्मीद करते हैं आप इसको उतार लिए होंगे। मिटा दे इसको, चलिए मिटाते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दे, मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम क्या है अगला क्वेश्चन देखें, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखिए तो ये दोनों आकृति दिया गया है, अब बताने आपको बोल रहा है कि दोनों समरूप है या नहीं। क्या ये समरूप है? देखिए तो समरूप आकृति क्या होता है, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल या परिभाषा क्या होता है? वैसी आकृतियां जिसके शेप तो सेम हो पर साइज अलग अलग हो। इसमें देखिए तो ना इसका शेप सेम है, साइज भी अलग अलग तो है भी है। इसमें देखिए ये चतुर्भुज है, सॉरी ये चतुर्भुज नहीं है तो आयत नहीं, ये तो वर्ग है ना यार। ओ देखिए क्या है, एक वर्ग है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, मतलब इस चतुर्भुज क्या है, इस चतुर्भुज का सारी भुजाएं, चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, अर्थात ये क्या है, एक वर्ग है। पर ये क्या है, ये भी इसके चारों भुजा बराबर है, पर ये वर्ग नहीं है। ये क्या कहलाएगा, वर्ग के एक और कंडीशन होता है कि उसके क्या होता है, उसकी जो कोण होता है, एंगल का जो कोण होता है यहाँ पे, जो एक कोण है जो है, लिखना भी मुश्किल होता है यहाँ पे। चलिए ये कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है हमेशा। वर्ग का एक अति होता है, नियम होता है कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर हो तथा आंतरिक चारों कोण यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वो वर्ग कहलाता है। ये तो वर्ग है, पर ये क्या देखे तो इसका कोण क्या है, 90 से बहुत बड़ा है। 90 से अगर लिखना चाहे यहाँ पे तो इस तरह से लिखेंगे, ये क्या है, 90 से तो बड़ा है, यहाँ बोल सकते हैं ग्रेटर देन 90, 90 से बहुत ज्यादा बड़ा, सॉरी इस तरह से। इस कोण का नाम यदि क्या है, एस है ना, तो इसे देखिए कि 90 डिग्री से बड़ा है कोण एस, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं ये 90 से बड़ा है, मतलब ये एक वर्ग तो बिल्कुल नहीं है। इसको क्या बोलेंगे हम, ये दोनों इसका शेप मतलब इसका आकार ही सेम नहीं है, डायरेक्ट गलती हो गया, क्योंकि समरूप का पहला कंडीशन है कि उसका आकार क्या हो, सेम हो। जो अगर त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज हो, और उसके संगत भुजा भी क्या हो, सॉरी संगत कोण क्या हो, बराबर हो। क्या इसके संगत कोण बराबर है? समरूप आकृति होने के लिए क्या है, उसके संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण क्या, देखिए संगत कोण इसके बराबर है, नहीं बराबर है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये पी क्या हो जाएगा, पी देखिए 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा, तो ये बराबर नहीं है। क्या बोलेंगे, ये समरूप नहीं है। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दिया गया आकृति, आकृति समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हाईलाइट कर दे, क्या है, समरूप नहीं है। लिख दीजिए क्योंकि, क्योंकि क्योंकि दोनों आकृति, आकृति के संगत कोण बराबर नहीं है, नहीं है। सर्वाक्षम आकृति के लिए ये जरूरी है कि उसके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और इसमें संगत कोण बराबर नहीं है, अर्थात क्या है, ये
सर्वाक्षम आकृति, सॉरी समरूप आकृतित नहीं है। जल्दी बोल दिए क्या, बोल रहे फिर से कि समरूप आकृति होने के लिए जरूरी है कि उसके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तभी ये समरूप आकृति बनेगा। ठीक है, इसमें समरूप संगत कोण जो है बराबर नहीं, इसलिए क्या है, समरूप आकृति नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर लिख लीजिए, ये कारण के साथ आपका आंसर है, लिख सकते हैं इसको आंसर। आंसर ठीक है, दिया गया आकृति समरूप नहीं है क्योंकि सरल है, क्योंकि दोनों आकृति के संगत कोण बराबर नहीं है। चलिए ठीक है, उतार लिए इसको। चलिए उतार लिए, तो आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम पहले हम थेल्स प्रमेय को पढ़ेंगे, जो हमारा प्रमेय 6.1 होगा, 6.2 जो होगा उसको हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम। उन दोनों प्रमेयों को पढ़ेंगे और उन दोनों का प्रूफ भी देखेंगे, दोनों प्रमेय का प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, हालांकि जो ट्रेंगल जो चैप्टर होता है क्लास 10 का, वो सारा थोड़ा माथापेची करता है। वो माथापेची इसीलिए होता है क्योंकि इसमें सारे प्रूफ होता है, प्रूफ करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। हालांकि अगर आप सारे नियमों को दिमाग में रखें, हालांकि मैं जब आपको प्रूफ करवाऊंगा तब मैं हर एक नियम को बताऊंगा कि कौन सा स्टेप किस नियम से कर रहा हूं और कौन सा स्टेप किस तरह से कर रहा हूं, हर एक चीज को कारण के साथ बताऊंगा। पर फिर भी यदि नियम आपको याद ना हो तो समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए क्या है, जब हम थेल्स प्रमेय पढ़ाएंगे उसका प्रूफ पढ़वाएंगे और उसका थेल्स प्रमेय का विलोम जब पढ़ाएंगे तो उसका भी प्रूफ पढ़वाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज क्लास में समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, हम जो समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे लेने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, चलिए।